हेलो बच्चों, आज हम अध्याय 18 पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, तंत्रिकी नियंत्रण एवं समन्वय। जो एक छोटा चैप्टर है और यहाँ से नीट में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जैसा कि तुम जानते हो, मानव शरीर में बहुत से अंग एवं अंग तंत्र पाए जाते हैं जो कि स्वतंत्र रूप से कार्य करने में असमर्थ होते हैं। जैव स्थिरता सम अवस्था बनाने हेतु इन अंगों के कार्यों में समन्वय अत्यधिक आवश्यक है। समन्वयता एक ऐसी क्रिया विधि है जिसके द्वारा दो या अधिक अंगों की क्रियाशीलता बढ़ती है, वह एक दूसरे अंगों के कार्यों में मदद मिलती है। उदाहरण, जब हम शारीरिक व्यायाम करते हैं तो पेशियों के संचालन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता में भी वृद्धि हो जाती है। ऑक्सीजन की अधिक आपूर्ति के लिए श्वसन दर, हृदय स्पंदन दर एवं वृक्क वाहिनियों में रक्त प्रवाह की दर बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है। जब शारीरिक व्यायाम बंद कर देते हैं तो तंत्रिकी क्रियाएं फुसफुस, हृदय, रुधिर वाहिनियों, वृक्क व अन्य अंगों के कार्यों में समन्वय स्थापित हो जाता है। हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र सम्मिलित रूप से अन्य अंगों की क्रियाओं में समन्वय करते हैं। ये हाईलाइट कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी तंत्र होता है वो सम्मिलित रूप से अन्य अंगों की क्रियाओं को समन्वित करता है। जो हमारा तंत्रिका तंत्र और प्लस अंतःस्रावी तंत्र मिलकर क्या बनाता है, एकीकृत तंत्र बनाता है। उन्हें एकीकृत करता है जिससे सभी क्रियाएं एक साथ संचालित होती हैं। तंत्रिकी तंत्र ऐसे व्यवस्थित जाल तंत्र गठित करता है जो त्वरित समन्वय हेतु बिंदु दर बिंदु जुड़ा रहता है। आपको बता दें, जो तंत्रिकी तंत्र होता है वो बिंदु दर बिंदु रिस्पॉन्स देता है और थोड़े समय के लिए देता है और बहुत तेज देता है। और किसके द्वारा देता है, न्यूरॉन के द्वारा देता है। जो एकीकृत तंत्र होता है जिसे एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, इसे बोलते हैं अंतःस्रावी तंत्र। वो हार्मोन के द्वारा रिस्पॉन्स देता है और लंबे समय के लिए देता है और बहुत बड़े भाग में फैला रहता है और बहुत धीरे देता है। आगे क्या बोल रही है एनसीईआरटी, अंतःस्रावी तंत्र हार्मोन द्वारा रासायनिक समन्वय बनाता है। इस अध्याय में आप मनुष्य के तंत्रिकी तंत्र एवं तंत्रिकी समन्वय की क्रियाविधि जैसे तंत्रिकी आवेग का संचरण तथा आवेगों का सिनेप्स से संचरण का अध्ययन करेंगे। तंत्रिकी तंत्र, इसके बारे में एनसीईआरटी क्या बोल रही है, सभी प्राणियों का तंत्रिका तंत्र अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है जिन्हें तंत्रिक कोशिका न्यूरॉन कहते हैं। यह विभिन्न उद्दीपनों को पहचान कर ग्रहण करती है तथा उनका संचरण करती है। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है, निम्न अकशेरुकी प्राणियों में तंत्रिकी संगठन बहुत ही सरल प्रकार का होता है। उदाहरण, हाइड्रा में यह तंत्रिकी जाल के रूप में होता है। कीटों का तंत्रिका तंत्र अधिक व्यवस्थित होता है। यह मस्तिष्क अनेक गुच्छिकाओं एवं तंत्रिकी ऊतकों का बना होता है। कशेरुकी प्राणियों में अत्यधिक विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जो हाइड्रा में होता है तंत्रिका तंत्र किस प्रकार का होता है, तंत्रिकी जाल के रूप में पाया जाता है। और कीटों के बारे में आप कॉकरोच के का तंत्रिका तंत्र पढ़ चुके हैं, आप उसी से इसको रिलेट कर सकते हैं। आगे एनसीईआरटी मानव का तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ा रही है। क्या बोल रहे हैं एनसीईआरटी, मानव का तंत्रिका तंत्र 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहला होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सीएनएस। सीएनएस का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद कौन आता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुरज्ज आते हैं। सीएनएस में कौन कौन आता है, ये याद रखिएगा, सीएनएस में कौन आता है, सीएनएस में आता है मस्तिष्क व मेरुरज्ज, या जहां सूचनाओं का संसाधन एवं नियंत्रण होता है। मस्तिष्क एवं परिधीय तंत्रिका तंत्र सभी तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है वो तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क व मेरुरज्ज से जुड़ी होती हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र में 2 प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी होती है, संवेदी या अभिवाही तंत्रिका, और दूसरी कौन सी होती है, चालक या प्रेरक या अपवाही तंत्रिका इन्हें बोलते हैं। चालक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोटर
और जो संवेदी का बोलते हैं सेंसिटिव बोलते हैं। इनके कार्य पूछे गए हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक सूचनाओं को लेकर जाती हैं, तो इनको याद रखिएगा। एनसीईआरटी आगे बोल रही है संवेदी या अविवाहित तंत्रिकाएं उद्दीपनों को ऊतकों अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तक लेकर जाती हैं। ये हाईलाइट कर लीजिए कि जो संवेदी तंत्रिकाएं होती है जिन्हें अभिवाही बोलते हैं, उद्दीपनों को ऊतकों अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक लेकर जाती हैं, तथा जो चालक होती हैं, ये देखिए यहाँ पर अभिवाही नहीं है, अपवाही है, इसे सही कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, अपवाही है। चालक या अपवाही तंत्रिकाएं नियामक उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित परिधि ऊतक या अंगों तक पहुंचाती हैं। ये हाईलाइट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, परिधीय तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित होता है। पहला कायिक तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। जो पीएनएस होता है दो भागों में बांटा गया है। पहला कायिक, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा क्या होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कायिक तंत्रिका तंत्र उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से शरीर के अनैच्छिक अंगों व चिकनी पेशियों में पहुंचाता है, जबकि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पुनः दो भागों में विभाजित होता है, अनुकंपी तथा परानुकंपी भागों में वर्गीकृत किया गया। अतरंग तंत्रिका तंत्र होता है जो परिधीय तंत्रिका तंत्र का ही भाग होता है। इसके अंतर्गत वे सभी तंत्रिकाएं, तंत्रिका तंत्र, गुच्छिकाएं व जालिकाएं सम्मिलित होती हैं जिनके द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से आवेग अतरंगों तक तथा अतरंगों से केंद्रीय तंत्रिका तक संचारित होते हैं। आगे एनसीईआरटी तंत्रिक कोशिका, जिसे न्यूरॉन बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, उसके बारे में पढ़ा रही है। क्या बोल रही है एनसीईआरटी, न्यूरॉन एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है जो तीन भागों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से तीन भाग होते हैं, कोशिका काय, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं साइटोन बोलते हैं। उसके बाद क्या आता है द्रुमाछ, जिसे क्या बोलते हैं डेंड्राइट बोलते हैं। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है तंत्रिकाक्ष, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं एक्सॉन बोलते हैं। जो साइटॉन होता है उनमें कोशिका द्रव व प्रारूपिक कोशिकांग व विशेष दानेदार अंगक बोलते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं निसल ग्रेन्यूल बोलते हैं। छोटे तंतु जो आपको ये भी पता होना चाहिए, जो ये निसल ग्रेन्यूल होते हैं ये क्या होते हैं, ये राइबोसोम के टुकड़े होते हैं, यह रफ एंडोप्लाज्मिक के टुकड़े होते हैं, और इनका रंग कैसा होता है ग्रे कलर का होता है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। छोटे तंतु जो कोशिका काय में प्रवर्धित होकर लगातार विभाजित होते हैं तथा जिनमें निसेल ग्रेन्यूल भी पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं डेंड्रॉइड कहलाते हैं। ये तंतु उद्दीपनों को कोशिका काय की ओर भेजते हैं। डेंड्रॉइड का काम क्या होता है, उद्दीपनों को ग्रहण कर साइटोन की तरफ भेजना। एक तंत्रिका कोशिका में एक तंत्रिकाक्ष निकलता है, एक्सॉन निकलता है। इसका दूरस्थ भाग शाखित व प्रत्येक शाखित भाग के अंतिम छोर पर लड़ी रूपी संरचना पाई जाती है, जिन्हें क्या बोलते हैं सिनेप्टिक नोब बोलते हैं, जिन पर क्या होती हैं सिनेप्टिक पुटिकाएं पाई जाती हैं। इनमें क्या भरा रहता है, इनमें एक रसायन भरा रहता है जिन्हें क्या बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है। एक्सॉन तंत्रिकी आवेगों को कोशिका काय से दूर सिनेप्स पर अथवा तंत्रिकी पेशी संधि, जिसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, वहां पर ले जाता है। तंत्रिकाक्ष तथा ध्रुवमाक्ष की संख्या के आधार पर न्यूरॉन को तीन समूहों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं ये, जैसे बहुध्रुवी में एक तंत्रिकाक्ष व दो या दो से अधिक डेंड्राइट पाए जाते हैं। बहुध्रुवी, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद ध्यान रखिएगा इनको, कि जो बहुध्रुवी होता है मल्टीपोलर होता है, उसमें क्या होता है मल्टीपोलर में एक एक्सॉन होता है और दो या दो से अधिक डेंड्रॉइड पाए जाते हैं। उसके बाद जो कहाँ पर पाए जाते हैं ये भी याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं। जो कहाँ पर पाए जाते हैं प्रमस्तिष्क वल्कुट पर पाए जाते हैं, सेरिब्रम वल्कुट पर कार्टेक्स भाग में पाए जाते हैं। तथा द्विध्रुवी में क्या होता है, बाइपोलर में एक तंत्रिकाक्ष होता है, मतलब एक एक्सॉन होता है और एक डेंड्रॉइड होता है।
जो कहाँ पर पाए जाते हैं, दृष्टि पटल पर पाए जाते हैं। ये भी हाईलाइट कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर पाए जाते हैं, दृष्टि पटल पर पाए जाते हैं। तंत्रिकाक्ष दो प्रकार के होते हैं, आच्छादी व आच्छादहीन। इसके अलावा और भी प्रकार से एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, उसके अलावा और भी प्रकार से बांटा गया है। जैसे होता है एपोलर। एपोलर या नॉन पोलर में क्या होता है, केवल इसमें साइटोन भाग ही प्रेजेंट होता है। और ये कहाँ पर पाया जाता है, सिलेंट्रेटा हाइड्रा में पाया जाता है। उसके बाद आता है यूनिपोलर। यूनिपोलर में क्या होता है, साइटॉन होता है और एक्सॉन होता है, और कुछ नहीं पाया जाता, डेंड्रॉइड इसमें अब्सेंट होते हैं। ये कहाँ पर पाया जाता है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज पर पाया जाता है। और इसके बाद एक होता है स्यूडो यूनिपोलर। इसमें क्या होता है, इसमें एक एक्सॉन होता है और एक डेंड्रॉइड होता है। इसलिए लेकिन इसके जुड़ने के क्रम पर ये कैसा लगता है, बाईपोलर, लेकिन होता है ये यूनिपोलर, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, स्यूडो यूनिपोलर बोलते हैं। ये कहाँ पर पाया जाता है, मेरुरज्जु या पृष्ठमूल गैंग्लिया में पाया जाता है। इस प्रकार इनके और भी प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, लेकिन इसमें केवल दो ही प्रकार से दिया गया है। एक्सॉन दो प्रकार के होते हैं, आच्छादी व आच्छादहीन। आच्छादी तंत्रिका तंतु श्वान कोशिकाओं से ढके रहते हैं। आपको बता दें कि श्वान कोशिकाएं आच्छादी व आच्छादहीन दोनों में पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो एक्सॉन के चारों ओर माइलिन आवरण बनाती है, जिसमें माइलिन आवरण पाया जाता है उसे आच्छादी कहते हैं, जिसमें माइलिन आवरण नहीं पाया जाता उसे आच्छादहीन कहते हैं। माइलिन आवरणों के बीच अंतराल पाया जाता है, जिसे रेनवियर के नोड कहते हैं, नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं इन्हें। ये याद रखिएगा कि जो माइलिन आवरणों के बीच अंतराल पाया जाता है, जिन्हें क्या बोलते हैं, जिन्हें बोलते हैं रेनवियर के नोड। आच्छादी तंत्रिका तंतु मेरु व कपाल तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जो आच्छाद वाले होते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं, ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेरु और कपाल तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं। आच्छादहीन तंत्रिका तंतु भी श्वान कोशिकाओं से घिरे रहते हैं, लेकिन ये एक्सॉन के चारों ओर, ये देखिए दिखा गया है कि आच्छाद तंत्रिका तंतु भी श्वान कोशिकाओं से घिरे रहते हैं। श्वान कोशिकाएं दोनों में पाई जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बच्चे अक्सर यहाँ पर गलती कर देते हैं, लेकिन वे एक्सॉन के चारों ओर माइलिन आवरण नहीं बनाती। ये सामान्यतः कहाँ पर पाई जाती हैं, स्वायत्त तथा कायिक तंत्रिका तंत्र में मिलते हैं। स्वायत्त और कायिक तंत्रिका तंत्र में कौन पाया जाता है, आच्छादहीन पाया जाता है। और इनके बारे में और थोड़ी जानकारी दे दें कि जो आच्छाद वाले होते हैं उन पर आवेग संचरण तीव्र गति से होता है। जो माइलिन आवरण होता है ये एक कुचालक परत होता ही है, जिसके द्वारा जो इनके आवेश आयन होते हैं वो इससे बाहर नहीं जा पाते, जिसके कारण जो इनके आवेगों का संचरण होता है तीव्र गति से होता है, ये याद रखिएगा। और जो जिस पर ये माइलिन आवरण नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है, उनमें आवेगों का संचरण कैसा होता है, धीमी गति से होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनमें जो आयन होते हैं वो उससे इधर उधर चले जाते हैं, क्योंकि इसमें आवरण नहीं पाया जाता है। और दूसरी चीज़, इसमें रेनवियर के नोड पाए जाते हैं। इस कारण से इसमें क्या होता है, गति करते हुए, मतलब जंप करते हुए आवेग जाते हैं, कूद कूद कर आवेग चलते हैं, जिस कारण से इनमें जल्दी आवेगों का संचरण होता है। दूसरी ओर जो नॉन माइलिनेटेड होते हैं उसमें क्या होता है, आवेग सतत रूप से एक्सॉन पर चलता है, जिससे वो धीमी गति से चलता है, ये याद रखिएगा। आगे ये देखिए चित्र दिया गया है, इसके चित्र को देख लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये चित्र भी। इसमें देखिए क्या लिखा गया है, इसमें देखिए ये जो रेड कलर के छोटे छोटे बिंदु बने हैं इन्हें क्या बोलते हैं, निसल ग्रेन्यूल बोलते हैं। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निसल ग्रेन्यूल साइटोन और डेंड्रॉइड भाग में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, साइटोन और डेंड्रॉइड भाग में पाए जाते हैं, और इनका कार्य क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। और इसके बाद ये देखिए डेंड्राइड हो गए, डेंड्रॉइड एक से अधिक भी हो सकते हैं। इसके बाद ये निसल ग्रेन्यूल हो गए, और इसके पूरे को क्या बोलते हैं, कोशिका का ये साइटोन बोलते हैं। इधर ये बड़ा बीच में क्या हो गया, केंद्रक हो गया। ये देखिए श्वान कोशिकाएं दोनों में पाई जा रही हैं, श्वान कोशिकाएं दिखाया गया है। और ये जो पूरा लंबा ये प्रवर्ध है इसे क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। और जो ये श्वान कोशिकाएं
आवृत करती हैं उसको क्या बोलते हैं, माइलिन आवरण बोलते हैं। और इनके जहाँ पर ये माइलिन आवरण अब्सेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, रेनवियर के नोड बोलते हैं। और ये देखिए नीचे एक्सॉन का जो निचला सिरा होता है वहाँ पर ये सिनेप्टिक पुटिकाएँ पाई जा रही हैं। यहाँ पर यहीं पर ही क्या पाया जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है। इस प्रकार आप एक न्यूरॉन की संरचना देख सकते हैं। इनके नामांकन को भी याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति व संचरण किस प्रकार होता है, इसके बारे में एनसीईआरटी क्या बोल रही है। तंत्रिकाएं कोशिकाएं जो न्यूरॉन होते हैं उद्दीपनशील कोशिकाएं होती हैं क्योंकि उनकी झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में रहती है। क्या आप जानते हैं यह झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में क्यों रहती है। विभिन्न प्रकार के आयन पथ चैनल तंत्रिका झिल्ली में पाए जाते हैं। ये आयन पथ विभिन्न आयनों के लिए चयनात्मक पारगम होते हैं जब कोई न्यूरॉन आवेग का संचरण नहीं करते हैं। जैसे कि विराम अवस्था में तंत्रिकाक्ष झिल्ली सोडियम आयन की तुलना में पोटेशियम आयन तथा क्लोराइड आयन के लिए अत्यधिक पारगम होती है। ये हाईलाइट कर लीजिए कि जब कोई न्यूरॉन आवेग का संचरण नहीं करते हैं उस समय विराम अवस्था में तंत्रिका झिल्ली होती है। उस समय क्या होता है, तंत्रिका झिल्ली सोडियम आयन की तुलना में पोटेशियम आयन तथा क्लोराइड आयन के लिए अधिक पारगम होती है। इस प्रकार से जो झिल्ली होती है तंत्रिकाक्ष द्रव में उपस्थित ऋण आवेशित प्रोटीकॉल, ये प्रोटीकॉल नहीं है, यहाँ पर प्रोटीन है, ये याद रखिएगा। देखिए एनसीईआरटी कितना गलत लिखे हुए है। ये जो प्रोटीकॉल है इसके जगह प्रोटीन लिख दीजिए। इस प्रकार से झिल्ली तंत्रिका द्रव में उपस्थित, तंत्रिका द्रव को क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। द्रव में उपस्थित ऋण आवेशित प्रोटीन के लिए भी अपारगम होती है। धीरे धीरे तंत्रिकाक्ष को क्या बोलते हैं, एक्सॉन के तंत्रिका द्रव में K+ तथा ऋण आयन आवेशित प्रोटीन की उच्च सांद्रता तथा Na+ की निम्न सांद्रता होती है। इस भिन्नता के कारण सांद्रता प्रवणता बनती है। झिल्ली पर पाई जाने वाली इस आयनिक प्रवणता को सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा नियमित किया जाता है। जो विश्राम समय में झिल्ली का नियमन किसके आधार पर होता है, सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा क्या होता है, इस पंप के द्वारा प्रति चक्र 3 Na बाहर की ओर और 2 K+ कोशिका में प्रवेश करते हैं। आपको पता होगा यह एक सक्रिय प्रक्रिया द्वारा सोडियम पोटेशियम पंप चलता है। आपको पता होगा कि जो एक्सोप्लाज्म का अंदर होता है वहाँ पर क्या होता है, सोडियम आयन कम मात्रा में पाए जाते हैं और पोटेशियम आयन अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उसके साथ ही क्या पाई जाती है, ऋण आवेशित प्रोटीन पाई जाती है। लेकिन उसके बाहर क्या होता है, बाहर जो बाह्य कोशिकीय द्रव होता है उसमें सोडियम आयन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं जबकि पोटेशियम आयन कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसका काम क्या होता है, सोडियम पंप का काम क्या होता है, ये प्रवणता के विपरीत कार्य करता है। मतलब कम सांद्रता प्रवणता से अधिक सांद्रता प्रवणता की ओर भेजता है। तो पोटेशियम आयन को कहाँ पर भेजेगा, पोटेशियम आयन की सांद्रता कहाँ पर ज़्यादा है, एक्सोप्लाज्म में ज़्यादा है, इसलिए पोटेशियम को अंदर भेजता है। और Na+ को कहाँ लाएगा, Na+ कहाँ पर ज़्यादा है, Na+ ज़्यादा है जो बाह्य कोशिकीय द्रव होता है वहाँ पर ज़्यादा है, तो वहाँ पर इनको लाता है। इसलिए यह एक सक्रिय प्रक्रिया होती है क्योंकि यह प्रवणता के विपरीत कार्य करती है। इसलिए याद रखिएगा कि ये कहाँ से कहाँ जाते हैं और कितने जाते हैं। इससे क्वेश्चन आया है, इम्पॉर्टेंट है कि प्रति चक्र 3 Na+ बाहर की ओर और 2 K+ अंदर की ओर जाते हैं। अंदर बाहर क्यों जाते हैं आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। परिणाम स्वरूप तंत्रिकाक्ष झिल्ली जो एक्सोप्लाज्म होती है वो क्या करती है, एक्सोप्लाज्म तंत्रिकाक्ष झिल्ली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा बोलते हैं। तंत्रिकाक्ष झिल्ली की बाहरी सतह धन आवेशित हो जाती है जबकि आंतरिक सतह ऋण आवेशित हो जाती है। इसलिए यह ध्रुवित हो जाती है। विराम स्थिति में प्लाज्मा झिल्ली पर स्थित विभवांतर को विराम कला विभव कहते हैं। यहाँ से नीट में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, नीट में क्वेश्चन आएगा कि विराम अवस्था में झिल्ली की आंतरिक सतह पर चार्ज कैसा होता है और बाहरी सतह पर चार्ज कैसा होता है।
तो आंतरिक सतह पर चार्ज विश्रामावस्था में कैसा होता है, निगेटिव होता है, और बाहरी सतह पर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। आप यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि तंत्रिकाक्ष पर तंत्रिकीय आवेग की उत्पत्ति एवं उनका संचरण किस प्रकार होता है। जब किसी एक स्थान पर ध्रुवीय झिल्ली पर आवेग होता है तब ए स्थल की ओर, आगे चित्र दिया गया है, अभी चित्र को देखेंगे, तब ए स्थल की ओर स्थित झिल्ली Na प्लस के लिए मुक्त पारगमी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप सोडियम तीव्र गति से अंदर जाते हैं और एक सतह पर विपरीत ध्रुवता हो जाती है, अर्थात झिल्ली की बाहरी सतह ऋण आवेशित हो जाती है तथा आंतरिक सतह धन आवेशित हो जाती है। ए स्थल पर झिल्ली की विपरीत ध्रुवता होने से विध्रुवीकरण हो जाता है। ए झिल्ली की सतह पर विद्युत विभवांतर क्रियाशील विभव कहलाता है, जिसे तथ्यात्मक रूप से तंत्रिकी आवेग कहा जाता है। ये देखिए, ये चित्र के बारे में एनसीईआरटी ने बोला, अभी जो पढ़ाया ये चित्र के बारे में बोल रहे हैं। इसमें क्या एनसीईआरटी ने बोला कि जब कोई आवेग आता है तो इसमें विश्राम अवस्था में सबसे पहले क्या होता है, अंदर एक जो प्लाज्मा में अंदर की ओर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। देखिए इसमें निगेटिव चार्ज है, अंदर की ओर निगेटिव होता है। जब कोई आवेग आता है तो वो विध्रुवित हो जाती है, जिससे अंदर की ओर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। अंदर की ओर क्या होता है, अंदर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और बाहर कैसा हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, चित्र देखेंगे, थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं। तंत्रिकाक्ष से कुछ आगे जैसे स्थान भी झिल्ली की बाहरी सतह पर धनात्मक आवेश तथा आंतरिक सतह पर ऋणात्मक आवेश होता है। परिणाम स्वरूप ए स्थल से बी स्थल की ओर झिल्ली की आंतरिक सतह पर आवेग विभव का संचरण होता है, अतः स्थान ए पर आवेग क्रियात्मक विभव उत्पन्न होता है। तंत्रिकाक्ष की लंबाई के समांतर क्रम का पुनरावर्तन होता है और आवेग का संचरण होता है। उद्दीपन द्वारा प्रेरित Na प्लस के लिए बढ़ी पारगम्यता क्षणिक होती है, उसके तुरंत पश्चात के प्लस के प्रति पारगम्यता बढ़ जाती है। कुछ ही क्षणों के भीतर के प्लस झिल्ली की बाहरी ओर परासरित होते हैं और उद्दीपन के स्थान पर विराम विभव का पुनः संग्रहण करता है तथा तंतु आगे के उद्दीपनों के लिए एक बार फिर से उत्तरदायी होते हैं। ये चित्र दिया गया है। इसमें जब विश्राम में जब अंदर निगेटिव चार्ज होता है, उसके बाद जब क्या होता है, आवेग का संचरण होता है। संचरण किस प्रकार होता है, अंदर की तरफ ए से बी की तरफ जाता है आवेग और बाहर क्या होता है, बाहर बी से ए की ओर जाता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि अंदर ए से बी की ओर जा रहा है आवेग, जबकि बाहर बी से ए की ओर जा रहा है आवेग। इस प्रकार इसकी आप अच्छे से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, आवेगों का संचरण। तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण सिनेप्सिस द्वारा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाईलाइट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बना है कि तंत्रिका आवेगों का संचरण किस प्रकार होता है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिनेप्सिस द्वारा होता है। एक सिनेप्स का निर्माण पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन तथा पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्ली द्वारा होता है। हाईलाइट कीजिए, पूछेगा नीट में क्वेश्चन कि सिनेप्स का निर्माण किस प्रकार होता है। सिनेप्स का निर्माण किस प्रकार होता है, पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन की जो झिल्ली होती है वो और पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्ली द्वारा होता है, और कभी कभी इनके बीच में एक सिनेप्टिक दरार भी पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक दरार बोलते हैं। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, इंपॉर्टेंट है। सिनेप्टिक दरार हमेशा प्रेजेंट हो, ये जरूरी नहीं है, ये याद रखिएगा। सिनेप्स दो प्रकार के होते हैं, विद्युत सिनेप्स एवं रासायनिक सिनेप्स। विद्युत सिनेप्स पर पूर्व और पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्लियां एक दूसरे के समीप होती हैं। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक विद्युत धारा का प्रवाह सिनेप्सिस से होता है। विद्युतीय सिनेप्स से आवेग का संचरण एक तंत्रिकाक्ष से आवेग के संचरण के समान होता है। जो विद्युतीय सिनेप्स होते हैं इनमें जो सिनेप्टिक दरार होती है वो अनुपस्थित होती है या नगण्य होती है। इसी कारण से इनमें आवेग का संचरण बहुत तेज होता है। ऐसा लगता है कि एक जॉन के जैसा एक जॉन में हो रहा है, मतलब कोई यहाँ पर ज्वाइंट है ही नहीं। इस प्रकार से इनमें आवेग का संचरण होता है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं एनसीईआरटी। विद्युतीय सिनेप्स से आवेग का संचरण एक तंत्रिकाक्ष से आवेग के संचरण के समान होता है। विद्युतीय सिनेप्सिस से आवेग का संचरण रासायनिक सिनेप्स की संचरण की तुलना में अधिक तीव्र होता है।
हमारे तंत्र में विद्युत सिनेप्स बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये भी याद रखिएगा, जो हमारा तंत्रिका तंत्र है वहाँ पर विद्युत सिनेप्स जो होते हैं बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। रासायनिक सिनेप्स पर पूर्व एवं पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्ली द्रव से भरे अवकाश द्वारा पृथक रहती हैं, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे सिनेप्टिक दरार बोलते हैं। इसी कारण से इनमें आवेग का संचरण विद्युत सिनेप्स की तुलना में धीमी गति से होता है। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है, किस प्रकार पूर्व सिनेप्टिक आवेग सक्रिय विभव का संचरण सिनेप्टिक दरार से पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन तक करते हैं। सिनेप्सिस द्वारा आवेगों के संचरण में न्यूरोट्रांसमीटर, जिसे हिंदी में तंत्रिका संचारी बोलते हैं, कहलाने वाले रसायन सम्मिलित होते हैं। तंत्रिकाक्ष के छोर पर स्थित आश्रय पुटिका तंत्रिका संचारी अणुओं से भरी होती हैं। जब तक आवेग तंत्रिकाक्ष के छोर तक पहुंचता है यह सिनेप्टिक पुटिकाओं की गति को झिल्ली की ओर उत्तेजित करता है, जहां वे प्लाज्मा झिल्ली के साथ जुड़कर तंत्रिका संचारी अणुओं को सिनेप्टिक दरार में मुक्त कर देती है। मुक्त किए गए तंत्रिका संचारी अणु पश्च सिनेप्टिक झिल्ली पर स्थित विशिष्ट ग्राहियों से जुड़ जाते हैं। इस जुड़ाव के फलस्वरूप आयन चैनल खुल जाते हैं और उनमें आयनों के आगमन के पश्चात सिनेप्टिक झिल्ली पर नया विभव उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न हुआ नया विभव उत्तेजक या अवरोधक हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट है कीजिए कि जो उत्पन्न हुआ नया विभव किस प्रकार का होता है, या तो उत्तेजक हो सकता है या अवरोधक, दोनों प्रकार का हो सकता है। अब आपको थोड़ा संक्षेप में बता देते हैं कि इन लाइनों में एनसीईआरटी क्या बोल रही है। इन लाइनों में एनसीईआरटी बोल रही है कि जब कोई सक्रिय आवेग विभव एक्जान के टर्मिनल एंड पर पहुंचता है तो क्या होता है, इसके कारण जो सिनेप्टिक पुटिकाएं होती हैं वो झिल्ली की तरफ गति करती हैं। आप ये चित्र देख रहे हैं, ये चित्र देखिए कि जो यहाँ पर जैसे आवेग आता है, जो ये सिनेप्टिक पुटिकाएं होती हैं इस पर क्या भरा होता है, तंत्रिका संचारी भरा होता है। ये आवेग आता है तो ये झिल्ली की तरफ ये गति करने लगती हैं। ये पुटिकाएं जो होती हैं सिनेप्टिक पुटिकाएं, ये जो सिनेप्टिक आशय हैं ये क्या करने लगते हैं, ये झिल्ली की ओर गति करने लगते हैं। जब ये गति करने लगते हैं तब ये प्लाज्मा झिल्ली पर पहुंच जाते हैं, यहाँ पर आकर जुड़ जाती हैं। ये प्लाज्मा झिल्ली से आकर यहाँ पर जुड़ जाती हैं तो इससे क्या मुक्त होता है, न्यूरोट्रांसमीटर को मुक्त करती हैं। कहाँ पर मुक्त करती हैं, जो इनके बीच पाया जाने वाला ये सिनेप्टिक दरार है यहाँ पर मुक्त करती हैं। याद रखिएगा कहाँ पर मुक्त करती हैं, जो दरार होती है सिनेप्टिक दरार, वहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर मुक्त होता है। जब न्यूरोट्रांसमीटर मुक्त होता है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली पर उपस्थित विशिष्ट ग्राहियों से जुड़ता है। ये यहाँ पर जो ये पश्च सिनेप्टिक झिल्ली है इन पर क्या पाए जाते हैं, ये रिसेप्टर पाए जाते हैं, ग्राही पाए जाते हैं। इनसे न्यूरोट्रांसमीटर जुड़ जाता है। इनसे जब न्यूरोट्रांसमीटर जुड़ जाता है उसके बाद क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर के जुड़ने के कारण जो पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली होती है उसके आयन चैनल खुल जाते हैं और आयन प्रवेश करते हैं, जिससे पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली में एक नया विभव उत्पन्न हो जाता है। जब नया विभव उत्पन्न हो जाता है और यह विभव किस प्रकार का होता है, उत्तेजक या अवरोधक, दोनों प्रकार का हो सकता है। इस प्रकार यह कार्य करता है। और इसकी नेमिंग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी नेमिंग लास्ट ईयर पूछी गई थी, इंपॉर्टेंट है। ये ऊपर क्या दिया गया है, ये एक्सॉन हो गया, ये एक्सॉन का एंड हो गया, एक्सॉन सिरा लास्ट का हो गया। यहाँ पर सिनेप्टिक आशय, इस पर क्या भरे होते हैं, इस पर क्या भरे होते हैं, सिनेप्टिक आशय में तंत्रिका संचारी भरे होते हैं। इनकी नेमिंग अच्छे तरह से याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये पहले वाली हो गई पूर्व सिनेप्टिक पुटिका, उसके बाद जो पाई जा रही है उसे पश्च सिनेप्टिक पुटिका। और आपसे पूछेगा कि जो रिसेप्टर होते हैं कौन सी झिल्ली पर पाए जाते हैं। याद रखिएगा जो रिसेप्टर होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, पश्च सिनेप्टिक झिल्ली पर पाए जाते हैं। और वो पूछेगा कि तंत्रिका पुटिकाएं जो होती हैं, सिनेप्टिक पुटिकाएं होती हैं, वो कहाँ पर पाई जाती हैं, वो पूर्व सिनेप्टिक झिल्ली पर पाई जाती हैं। इस प्रकार ये चित्र को आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है, आगे एनसीईआरटी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे मानव मस्तिष्क, उसके बारे में पढ़ा रही है। क्या बोल रही है एनसीईआरटी, मस्तिष्क हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है और यह आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। यह ऐच्छिक गमन, शरीर के संतुलन, प्रमुख अनैच्छिक अंगों के कार्य जैसे फेफड़े, हृदय, वृक्क,
तापमान नियंत्रण, भूख एवं प्यास परिवहन जैसे लय अनेकों अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाओं और मानव व्यवहार का नियंत्रण करता है। यह देखने, सुनने, बोलने की प्रक्रिया, याददाश्त, कुशाग्रता, भावनाओं और विचारों का भी स्थल है। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है? मानव मस्तिष्क खोपड़ी के द्वारा अच्छी तरह सुरक्षित रहता है। खोपड़ी के भीतर कपाली मेनिंजेस से घिरा होता है। ये जो कपाली मेनिंजेज होते हैं, इसके बारे में नीट में क्वेश्चन आया है कि जो झिल्लियाँ पाई जाती हैं कौन कौन सी होती हैं, जिसकी बाहरी परत कौन सी होती है? ड्यूरामेटर। और बहुत पतली मध्य परत क्या होती है? एरेक्नोइड। और इसके आंतरिक परत क्या होती है? आंतरिक परत होती है पायामेटर, जो मस्तिष्क ऊतकों के संपर्क में रहती है। इससे आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, जिसे आप कभी भी नहीं भूलेंगे। खास तौर पर जो बच्चे गांव से रिलेटेड हैं, वो तो कभी भूलेंगे नहीं। एक खाद आती है जिसे क्या बोलते हैं? डीएपी। सभी बच्चों ने सुना होगा इसके बारे में। डीएपी एक प्रकार की उर्वरक आता है जिसे बोलते हैं डीएपी। आप डीएपी से इसको याद कर सकते हैं। डी से क्या हो जाएगा? ड्यूरामेटर। ए से क्या हो जाता है? एरेक्नोइड। और पी से क्या हो जाएगा? पायामेटर। इसलिए इस प्रकार इसे याद कर सकते हैं। जो गांव से बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये अच्छी तरह से पता होगा। डीएपी उर्वरक आती है जिसे खेतों में डाला जाता है। इस प्रकार आप इनकी सीरियल क्रम को भी याद रखेंगे, क्योंकि क्रम आता है कौन कहाँ पर पाई जाती है। ड्यूरामेटर सबसे बाहर, एरेक्नोइड जो होती है मध्य में, पायामेटर सबसे अंदर पाई जाती है। ये क्रम के अनुसार इसे एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है? मस्तिष्क को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। आगे अग्र मस्तिष्क के बारे में एनसीईआरटी पढ़ा रही है। क्या बोल रही है इसके बारे में? अग्र मस्तिष्क सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस का बना होता है। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? वैसे तो मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग? सेरिब्रम और डाइएन्सेफेलॉन। डाइएन्सेफेलॉन में कौन कौन आता है? थैलेमस और हाइपोथैलेमस को डाइएन्सेफेलॉन के अंदर रखा गया है। आगे क्या बोल रहे हैं एनसीईआरटी? सेरिब्रम, जिसे हिंदी में प्रमस्तिष्क बोलते हैं, मानव मस्तिष्क का एक बड़ा भाग है। यह गहरी लंबवत विदर प्रमस्तिष्क को 2 भागों में, दाएं एवं बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्धों में विभक्त करती है। ये गोलार्ध तंत्रिका तंतुओं की पट्टी कार्पस कैलोसम से जुड़े होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है कि जो ये गोलार्ध होते हैं आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं? आपस में ये कार्पस कैलोसम के द्वारा जुड़े होते हैं। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बना है। और आपको बता दें, ये जो कार्पस कैलोसम होता है ये केवल उच्च स्तनधारियों में पाया जाता है, सभी में नहीं पाया जाता है। और ये क्या काम करता है? ये दोनों गोलार्धों को जोड़ने का काम करता है। और ये कैसे बना होता है? यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? यहाँ पर माइलिनेटेड न्यूरॉन पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। और इसका कार्य क्या होता है? ये आवेगों का तीव्र संचरण करवाता है। जो कार्पस कैलोसम होता है क्या करता है? आवेगों का तीव्र संचरण करवाता है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध को कोशिकाओं की एक परत आवृत करती है जिसे प्रमस्तिष्क वलकुट कहते हैं, तथा यह निश्चित गर्तों में बदल जाती है। याद रखिएगा कि जो प्रमस्तिष्क होता है वहाँ पर भी गर्त पाए जाते हैं। इन गर्तों को क्या बोलते हैं? इन गर्तों को इंग्लिश में बोलते हैं गहराई तथा सरकाई। गहराई मीन्स उभार होता है, और जो सलकाई होते हैं उन्हें गड्ढा बोलते हैं। और ये क्या काम करते हैं? ब्रेन की सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है? जिससे तंत्रिकाओं को अतिरिक्त अवकाश प्रदान हो जाता है। मस्तिष्क वलकुट को इसके धूसर रंग के कारण धूसर द्रव कहा जाता है। प्रमस्तिष्क वलकुट में क्या होता है? प्रमस्तिष्क वलकुट का रंग कैसा होता है? आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रमस्तिष्क वलकुट का रंग क्या होता है? धूसर रंग का होता है। और क्यों होता है? क्योंकि इनमें साइटोन अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और साइटोन पर क्या पाए जा रहे थे? निसल ग्रेन्यूल पाए जा रहे थे। और निसल ग्रेन्यूल का रंग कैसा था? निसल ग्रेन्यूल का रंग ग्रे था। इस कारण से यहाँ पर कैसा द्रव पाया जाता है? धूसर द्रव पाया जाता है। ये याद रखिएगा। किस कारण से धूसर द्रव होता है? क्योंकि यहाँ पर साइटोन अत्यधिक मात्रा में कॉर्टेक्स भाग में पाए जाते हैं, जिस पर क्या उपस्थित होते हैं? निसल ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, जिनका रंग धूसर होता है। इस कारण से ये धूसर, यहाँ पर पाए जाने वाला द्रव धूसर रंग का होता है।
तंत्रिका कोशिका का सांद्रित होकर इसमें रंग प्रदान करती है। ये देखें एनसीईआरटी ने बोला भी है आगे कि जो तंत्रिका के कोशिका काय होते हैं, साइटोन होते हैं, सांद्रित होकर इसे रंग प्रदान करते हैं। प्रमस्तिष्क वलकुट में प्रेरक क्षेत्र, संवेदी भाग और बड़े भाग होते हैं जो स्पष्टता ना तो प्रेरक और ना ही संवेदी होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? सहभागी क्षेत्र बोलते हैं। जो वलकुट भाग होता है वो मुख्यतः 3 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? संवेदी भाग, प्रेरक भाग। संवेदी भाग को सेंसरी एरिया बोलते हैं, प्रेरक भाग को मोटर एरिया बोलते हैं, और जो सहभागी भाग होता है उसे क्या बोलते हैं? एसोसिएशन एरिया बोलते हैं। तथा जटिल क्रियाओं जैसे अंतर संवेदी, सहभागिता, स्मरण, संपर्क सूत्र आदि के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो वलकुट भाग होता है उसका क्या काम होता है? जो कार्टेक्स भाग होता है उसका क्या काम होता है? मेमोरी, इंटेलिजेंसी, कम्युनिकेशन, नॉलेज आदि की कार्य करता है ये। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रहा है? इस पथ पर रेशे माइलिन आच्छादित से आवृत होते हैं जो कि प्रमस्तिष्क गोलार्ध के आंतरिक भाग बनाते हैं। आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं? मेडुला भाग बोलते हैं। और इस पर क्या पाए जाते हैं? माइलिन आच्छाद पाए जाते हैं। इस कारण से इसका रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। माइलिन आच्छाद पर आपको पता होगा साइटोन आइटोन नहीं पाए जा रहे थे, मतलब साइटोन नहीं, निसल ग्रेन्यूल नहीं पाए जा रहे थे, इस कारण से वो वाइट रंग का होता है। इस कारण आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है? ये इस परत को सफ़ेदी अपारदर्शी रूप प्रदान करते हैं। ये चित्र दिया गया है, चित्र को अभी देखेंगे। पहले एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं। जिससे श्वेत द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत द्रव कहते हैं। मेडुला भाग जो होता है वो कैसा होता है? मेडुला भाग में श्वेत द्रव पाया जाता है। कॉर्टेक्स भाग में कैसा द्रव पाया जाता है? ग्रे द्रव, धूसर द्रव पाया जाता है। प्रमस्तिष्क थैलेमस नामक संरचना के चारों ओर लिपटा रहता है। जो थैलेमस होता है वो उसके चारों ओर जो प्रमस्तिष्क होता है वो लिपटा रहता है, जो कि संवेदी और प्रेरक संकेतों का मुख्य स्थल होता है। थैलेमस के आधार पर स्थित मस्तिष्क का दूसरा मुख्य भाग होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का आप नाम से ही परिचित है। हाइपो का मतलब क्या होता है? नीचे। जो थैलेमस के नीचे पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस बोलते हैं। ये नाम से आप रिलेट कीजिए, इससे आपको रटना नहीं है, आप इसे समझ कर याद कीजिए, कभी आपको भूलेगा नहीं। थैलेमस के नीचे पाया जाता है इसलिए इसे क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस बोलते हैं। हाइपोथैलेमस में कई केंद्र होते हैं जो शरीर के तापमान, खाने और पीने का नियंत्रण करते हैं। इसमें कई तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं भी होती हैं। आपको बता दें जो हाइपोथैलेमस होता है वो बहुत से कार्यों का नियंत्रण करता है। उसमें बहुत से केंद्र पाए जाते हैं। कौन कौन से केंद्र पाए जाते हैं उसकी एक ट्रिक है, और काफ़ी अच्छी ट्रिक है। एक बार आप उसे याद कर लेंगे फिर भूलेंगे नहीं। इसकी हमने ये ट्रिक लिख दी है जिससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। ये हैं इसके केंद्र यहाँ पर पाए जाते हैं। कैसे आप इसे याद रखेंगे? इसके जो कैपिटल लेटर के अक्षर लिखे गए हैं उन्हीं को आप याद करना। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? तुम सब बेताब हो। इसमें टी से क्या हो जाएगा? टी से हो जाएगा थर्स्टी केंद्र। प्यास केंद्र यहाँ पर पाया जाता है। उसके बाद एस से क्या हो जाएगा? स्टैटी सेंटर। स्टैटी का मतलब क्या होता है? संतृप्ति केंद्र। उसके बाद ये जो बी है, बी से क्या हो जाएगा? बी का मतलब क्या हो जाएगा? बी से हो जाएगा बायोलॉजिकल क्लॉक, यहीं पर पाई जाती है। बायोलॉजिकल क्लॉक का केंद्र भी यहीं पर होता है। उसके बाद ई से क्या हो जाएगा? ई से हो जाएगा एंड्रोक्राइन ग्लैंड का भी सेंटर यहीं पर पाया जाता है। उसके बाद टी से टेम्परेचर हो जाएगा, और जो ए है उससे क्या हो जाएगा? एएनएस का नियंत्रण भी यही करता है। उसके बाद आगे दिया गया है बी। दूसरे बी का मतलब क्या हो जाएगा? दूसरा बी जो आ रहा है उसका मतलब हो जाता है बिहेवियर सेंटर। लैंगिक तथा मानसिक केंद्र भी यहीं पर पाए जाते हैं। एच का मतलब हो जाता है हंगर सेंटर। हंगर जो भूख का केंद्र है, भूख का केंद्र भी यहीं पर पाया जाता है। और ओ से क्या हो जाएगा? ओ से हो जाएगा ऑस्मोलेटरी केंद्र, मतलब परासरणता का भी केंद्र यहीं पर पाया जाता है। इस प्रकार इस ट्रिक से आप पूरे जितने हाइपोथैलेमस में केंद्र व कार्य होते हैं उनको आसानी से याद कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह ट्रिक अच्छी लगी होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है? आगे एनसीईआरटी बोल रही है
इसमें कई तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं भी होती हैं जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन का स्राव करती हैं। प्रमस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग और अंदरूनी अंगों जैसे एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस आदि का समूह मिलकर एक जटिल संरचना का निर्माण करता है जिसे लिम्बिक या लिम्बिक तंत्र कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से भी क्वेश्चन आया है कि जो लिम्बिक सिस्टम होता है वहाँ पर क्या कौन कौन से होते हैं, उस पर लिम्बिक तंत्र कौन कौन से अंग मिलकर बनाते हैं। तो आपको बता दें लिम्बिक सिस्टम में कौन कौन होता है। लिम्बिक सिस्टम में थोड़ा आंतरिक भाग मेडुला का होता है, उसके बाद वहाँ पर सेप्टम पाया जाता है और एमिगडाला पाया जाता है, प्लस उसके बाद जो हिप्पोकैम्पस लोब होते हैं वो भी पाए जाते हैं। उसके बाद हाइपोथैलेमस, ये सब अंग मिलकर क्या बनाते हैं, लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं। और आपको बता दें यह हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर लैंगिक व्यवहार, मनोभावना की अभिव्यक्ति जैसे उत्तेजना, खुशी, गुस्सा और भय आदि का नियंत्रण करते हैं। इसमें जो एमिगडाला होता है उसका क्या काम होता है, एमिगडाला होता है ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलता है। नहीं, ये हिप्पोकैम्पस का काम होता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलने का काम कौन करता है, हिप्पोकैम्पस करता है। एमिगडाला का क्या काम होता है, इमोशनल व्यवहार का नियंत्रण कौन करता है, एमिगडाला करता है। और जो सेप्टम होता है, सेप्टम क्या काम करता है, लैंगिक व्यवहार का नियंत्रण करता है। ये याद रखिएगा। और इन्हें क्या बोलते हैं, अंदरूनी अंग बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं। आगे एनसीईआरटी ने मध्य मस्तिष्क के बारे में पढ़ाया है। क्या बोल रही है एनसीईआरटी, मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क के थैलेमस, हाइपोथैलेमस जिसे संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, डायेन्सिफेलान, तथा पश्च मस्तिष्क के पोन्स के बीच स्थित होता है। ये भी याद रखिएगा कि मध्य मस्तिष्क कहाँ पर पाया जाता है। मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क के थैलेमस, हाइपोथैलेमस तथा पश्च मस्तिष्क के पोन्स भाग के बीच स्थित होता है। एक नाल प्रमस्तिष्क तरल नलिका, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क तरल नलिका को क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नीट में क्वेश्चन आया है। और बच्चे यहाँ पर काफ़ी गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि इसको रिलेट कर देते हैं किससे, इसको सेरिब्रम से रिलेट कर देते हैं। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेरिब्रम एक्विडक्ट, प्रमस्तिष्क तरल नलिका। ये प्रमस्तिष्क को रिलेट कर देते हैं अग्र मस्तिष्क से, लेकिन ये कहाँ पर पाई जाती है, जो सेरिब्रम एक्विडक्ट होती है वो मध्य मस्तिष्क में पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन नीट में आ चुका है। यहाँ पर बच्चे अक्सर ये गलती कर देते हैं कि प्रमस्तिष्क लिखा हुआ दिखता है इसलिए इसे प्रमस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क का भाग समझकर अग्र मस्तिष्क में टिक कर देते हैं, लेकिन ये कहाँ पर पाई जाती है, ये पाई जाती है मध्य मस्तिष्क में। आगे बढ़ते हैं। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रहे हैं, मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग 4 लोबनुमा उभारों का बना होता है जिन्हें कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनी कहते हैं। मध्य मस्तिष्क पर 4 लोब पाए जाते हैं जिसमें 2 ऊपरी लोब होते हैं और 2 निचली लोब होते हैं। ऊपरी इन्हें संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। जो ऊपर के 2 लोब होते हैं उनका क्या काम होता है, वो देखने का काम करते हैं, और जो नीचे के होते हैं 2 लोब वो सुनने से संबंधित होते हैं। आगे एनसीईआरटी ने पश्च मस्तिष्क के बारे में पढ़ाया है। पश्च मस्तिष्क में पोन्स, अनुमस्तिष्क जिसे सेरिबेलम बोलते हैं तथा मध्यांश मेडुला ऑब्लांगेटा आता है का बना होता है। पोन्स कैसा होता है, पोन्स रेसेनुमा का पथ होता है जो मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने का काम करता है। सेरिबेलम की सतत विलगित, जो सेरिबेलम होता है की सतह विलगित होती है जो न्यूरॉन को अतिरिक्त स्थान प्रदान करती है। विलगित सतह कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, सेरिब्रम में भी पाई जा रही थी और सेरिबेलम दोनों में पाई जा रही है। ये याद रखिएगा, सेरिब्रम और सेरिबेलम दोनों में पाई जा रही थी। और इनका क्या काम होता है, न्यूरॉन को अतिरिक्त स्थान प्रदान करना होता है। यदि उसमें केवल आ जाए, यदि दोनों आ जाए और ऑप्शन केवल एक टिक करना हो तो आप टिक करिएगा अनुमस्तिष्क, याद रखिएगा। मस्तिष्क का मध्यांश मेरुरज्ज से जुड़ा होता है। मध्यांश में श्वसन, हृदय परिसंचारी, प्रतिवर्तन तथा पाचक रसों के स्राव के नियंत्रण केंद्र होते हैं। जो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है वहाँ पर क्या कौन कौन से केंद्र पाए जाते हैं, श्वसन के केंद्र पाए जाते हैं, हृदय परिसंचारी, प्रतिवर्तन के केंद्र पाए जाते हैं तथा पाचक रसों के केंद्र पाए जाते हैं। और आगे क्या बोल रही है एनसीईआरटी, मध्य मस्तिष्क पोन्स में मेडुला ऑब्लांगेटा मस्तिष्क स्तंभ के 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है
कि जो मस्तिष्क स्तंभ होता है, ब्रेन स्टेम, उस पर कौन कौन से सम्मिलित होते हैं। उस पर मध्य मस्तिष्क आता है, पोन्स आता है, मेडुला ऑब्लांगेटा आता है। सेरिबेलम उसका मस्तिष्क स्तंभ का भाग नहीं है, याद रखिएगा। उस पर 3 आते हैं, मध्य मस्तिष्क, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा। सेरिबेलम उस पर नहीं आता है, ये याद रखिएगा। इसका कार्य क्या होता है? मस्तिष्क स्तंभ मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच संयोजन स्थापित करता है। इस प्रकार लगभग हम 45 मिनट में पूरा चैप्टर अच्छे से लाइन बाय लाइन रीडिंग कर चुके हैं और पूरा हाईलाइटेड करवा दिया है। अब ये चित्र को थोड़ा देख लेते हैं। चित्र में क्या दिया गया है, ये देखिए। ये दिया गया है कार्पस कैलोसम। यही क्या कर रही थी? कार्पस कैलोसम दोनों गोलार्धों को आपस में जोड़ने का काम कर रही थी। ये ऊपर वाला क्या हो गया? प्रमस्तिष्क गोलार्ध हो गया। ये प्रमस्तिष्क और ये थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस मिलकर क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं अग्र मस्तिष्क को। और इधर दिया गया, ये देखिए, प्रमस्तिष्क तरल नलिका है, कहाँ पर पाई जा रही है? ये मध्य मस्तिष्क पर पाई जा रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद ये पोन्स, अनुमस्तिष्क और मेडुला मिलकर क्या बना रहे हैं? पश्च मस्तिष्क बना रहे हैं। और ये जो नीचे की तरफ निकली है, इसे क्या बोलते हैं? मेरु रज्जु बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। इस प्रकार ये चित्र आप आसानी से समझ सकते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है। इस प्रकार ये लेक्चर काफ़ी कम समय में हमने पूरा लाइन टू लाइन रीडिंग कर ली है। इसके बाद आप इस लेक्चर को देखने के बाद PYQ क्वेश्चन करिएगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि लेक्चर में हमने क्या सीखा है। आपके इस लेक्चर देखने के बाद PYQ क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप करके देखिएगा। तो उम्मीद है आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।